तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 5 है और इस क्लास में हम लोग केंद्र राज्य का जो संबंध वाला टॉपिक है इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग का केंद्र राज्य का जो संबंध है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो पिछले 5 क्लास में आपका संघवाद और केंद्र राज्य संबंध का जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। अगर हम लोग देखें तो स्टार्टिंग के 2 क्लास में हम लोग संघवाद की बात किए थे। और संघवाद जो है हम लोग जानते हैं कि संघवाद जो है तो ये शब्द आपका लैटिन शब्द फ्यूडस से निकला है, जिसका अर्थ होता है अनुबंध या फिर समझौता। इसके आधार पर हम लोग देखे थे कि जो आपका संघवाद है यानी कि फेडरलिज्म, इसको हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक है आपका संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं, एक है आपका एकात्मक शासन प्रणाली, इसमें हम लोग बांट के पढ़ते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका सहयोगात्मक शासन प्रणाली, जिसको हम लोग जो है वो आपका सहकारी संघवाद भी कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है आपका प्रतिस्पर्धात्मक जो है वो संघवाद यानी कि प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात की जा रही है। इसके आधार पे हम लोग सबसे पहले एकात्मक शासन प्रणाली क्या था उसका हम लोग अर्थ और प्रणाली खास करके उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़े। उसके बाद देखें कि एकात्मक शासन व्यवस्था जो है उसके गुण के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग देखें तो शासन में एकरूपता व शक्ति संपन्नता ये गुण जाने। उसके अलावा राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हम लोग देखें, इसका एक गुण है। इसके अलावा संकट काल के समय ये उपयुक्त होता है, नीति संबंधी निर्णय में ये एकरूपता लाती है। और ये हम लोग देखें तो ये आपका आर्थिक विकास के लिए भी उपयुक्त है। तो इस तरह से हम लोग एकात्मक शासन प्रणाली के गुण देखें। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग एकात्मक शासन प्रणाली के दोष के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग संघवाद जो है उसके बारे में पढ़े। पहले एकात्मक शासन प्रणाली पढ़े, फिर हम लोग संघात्मक शासन प्रणाली की तरफ मूव कर गए, जिसमें हम लोग सबसे पहले संघवाद पढ़े। संघवाद में हम लोग देखें कि ये आपका इसको जो है संघवाद जो शब्द है इसको प्रतिपादित जॉन लॉक के द्वारा किया गया था, जबकि इसको प्रवर्तित यानी लागू जो आपका मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था। फिर हम लोग अमेरिका और भारत में जो आपका शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उसको हम लोग देखें। उसके बाद जो है वो हम लोग मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्तियों का जो विभाजन है वो अलग अलग भागों में इसको बांट के पढ़े कौन सा बेस्ट है। उसके बाद जो है वो हम लोग विभाजन देखे थे, यानी कि जो शक्तियां हैं शक्तियों का विभाजन देखे, जो कि आपका विभाजन दो स्तर पे किया गया था। पहला है संस्था के स्तर पे, जिसको हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। यहाँ पे हम लोग पृथक्करण शक्तियों का पृथक्करण है, जिसमें विधायिका है, कार्यपालिका है और आपका न्यायपालिका, इसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग जो सेकेंड है वो आपका इकाइयों का स्तर पे देखे थे, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया था केंद्र और राज्यों में। और यहाँ पे जो है वो केंद्र और राज्य में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध के आधार पे जो है वो शक्तियों का विभाजन किया गया था। फिर हम लोग पढ़े थे कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, किस आर्टिकल में दिया है, किस भाग में दिया हुआ है, इसके लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए हुए हैं, इसके बारे में। उसके बाद हम लोग संघवाद की परिभाषा देखे थे, संघवाद क्या होता है सो। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि भारत में संघवाद का क्या महत्व है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वो हम लोग देखें। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो संघवाद का विभाजन पढ़े थे कि जो है आपका एक सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और एक तरफ आपका प्रतिस्पर्धी संघवाद है, ये हम लोग पढ़े। फिर हम लोग जाने कि जो आपका सहकारी संघवाद है इसमें केंद्र और राज्य जो है वो एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात करें तो इसमें केंद्र और जो राज्य है वो दोनों एक दूसरे के साथ लंबवत संबंध रखते हैं, जबकि राज्य राज्यों के साथ क्षैतिज संबंध रखते हैं, ये हम लोग जाने थे। उसके बाद जो है वो आपका संघवाद वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो है वो संघवाद से ही संबंधित है आपका केंद्र राज्य संबंध, इसलिए हम लोग इसको कनेक्ट करके पढ़े थे। और हम सभी को पता है कि संघवाद का जो है संवैधानिक प्रावधान वही आपका केंद्र राज्य संबंध है। तो संघवाद का संवैधानिक प्रावधान ही केंद्र राज्य संबंध है, जिसमें हम लोग सबसे पहले केंद्र राज्य संबंध का इंट्रोडक्शन देखे। उसके बाद हम लोग बात किए कि इसको केंद्र राज्य संबंध जो है वो आपका 2 भाग में देखने को मिलता है, भाग 11 और भाग 12 में। भाग 11 में आपका विधायी और प्रशासनिक संबंध दिखने को मिलता है, जबकि भाग 12 में आपका वित्तीय संबंध दिखने को मिलता है। फिर हम लोग इसको आर्टिकल के माध्यम से पढ़ते चले गए। फिर हम लोग विधायी संबंध पढ़े, और जो आपका विधायी संबंध है, विधायी संबंध हम लोग देखें कि आपका विधायी संबंध क्या है, जिसमें हम लोग आर्टिकल 245 की बात किए, फिर 246 की बात किए। विधायी संबंध को भी हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक आपका क्षेत्र के आधार पर जो है विधायी संबंध अलग है, और आपका विषयों के आधार पे विधायी संबंध अलग है।
क्षेत्र के आधार पे हम लोग देखें तो आर्टिकल 245 क्लॉज 1 क्लॉज 2 ऐसे करके बात किए हैं, जिसमें हम लोग संसद और राज्य का विधानमंडल की बात किए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपका विषयों के आधार पे जो है आपका आर्टिकल नंबर 246 था, जिसमें हम लोग संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची के बारे में डिटेल से पढ़े थे। फिर हम लोग देखें कि जो आपका अपवाद कहाँ कहाँ पे है, कि जहाँ पे जो है वो संघ के द्वारा बनाए गए कानून जो है वो लागू नहीं होते हैं, ये अपवादों के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्रशासनिक संबंध जो है वो मतलब सॉरी जो आपका विधायी संबंध है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसी विधायी संबंध में हम लोग दो टॉपिक और इसी में इंटरलिंक करके पढ़े थे। एक है आपका अंतर्राज्य संबंध, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। नहीं अंतर्राज्य संबंध नहीं था, सॉरी अंतर्राज्य संबंध को हम लोग इसमें हम लोग नहीं देखे थे, विधायी संबंध में नहीं, वो अलग से आपका प्रशासनिक संबंध में आएगा। तो फिर हम लोग जो है वो आपका अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 245, 246 और 248 ये तीनों को हम लोग जो है वो आपका इसमें बांट के पढ़ते हैं विधायी संबंध में। उसके बाद आता है हमारा प्रशासनिक संबंध केंद्र राज्य के बीच में। फिर प्रशासनिक संबंध में हम लोग देखें कि जो आपका केंद्र और राज्यों के बीच में जो प्रशासन में तालमेल होता है, कार्यपालिका में जो तालमेल है, यही आपका प्रशासनिक संबंध कहलाता है। उसके बाद जो है वो हम लोग इसमें क्या देखे थे, तो हम लोग पाए फिर कि जो है आपका इसमें देखे थे कि जो आपका आर्टिकल 256 है वो हम लोग जाने, आर्टिकल 257 जाने, आर्टिकल नंबर 252 जाने। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 358, आर्टिकल 347, आर्टिकल 339, आर्टिकल 244, आर्टिकल 356 और 352। उसके बाद आर्टिकल 311, आर्टिकल 312, उसके बाद आर्टिकल 275, उसके बाद आर्टिकल 263 जो कि अंतर्राज्य संबंध अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की व्यवस्था करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। साथ ही साथ इसी में जो है वो हम लोग क्षेत्रीय परिषद की भी बात किए थे, जो कि आपका 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा बनाया गया था, 1956 में ही। ये सब पढ़ने के बाद जो है वो आपका प्रशासनिक संबंध कंप्लीट हो जाता है। फिर जब आपका प्रशासनिक संबंध कंप्लीट हो गया उसके बाद जो है वो हम लोग प्रशासनिक जो है संबंध जब आपका कंप्लीट हो गया है तो उसी प्रशासनिक संबंध को कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा कुछ और भी पॉइंट जो है वो आपका पढ़े थे। और अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग जो है वो कल की क्लास में फिर हम लोग केंद्र राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है इसकी बात किए थे। और वित्तीय संबंध को समझने से पहले हम लोग देखे थे कि वित्तीय संबंध जो है वो आपका भाग 12 में है, और भाग 12 जो है वो आपका आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 का तक देखने को मिलता है। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और आपका वाद, ये 4 सेक्शन दिए हुए हैं, जिसमें से जो आपका अगर वित्त की बात करें तो वो आपका आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 293 तक देखने को मिलता है, वित्त ये वाला पार्ट। उसके बाद हम लोग इसमें देखें कि केंद्र राज्य संबंध में जो वित्तीय संबंध है इसका जो आधार है वो आपका आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग के द्वारा है। और वित्त आयोग में हम लोग देखें कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट जो दोनों में जो वित्तीय बंटवारा है टैक्सेशन का, वो आपका वित्त आयोग ही करता है। उसके बाद इसी में हम लोग संचित निधि 267, 266, उसके बाद आकस्मिक निधि 267, फिर हम लोग 268, फिर 269, 270, उसके बाद आर्टिकल 271, आर्टिकल 275, आर्टिकल 279A, आर्टिकल 280 इसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध के बीच में जो आपका वित्तीय संबंध है इसकी हम लोग बात की है। उसके बाद हम लोग देखिए कि संविधान के द्वारा केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या क्या बंटवारा या आवंटन किया गया है इसके बारे में देखें। इसी में हम लोग 80 नंबर का संविधान संशोधन 1999 और 88 नंबर का संविधान संशोधन 2003 ये हम लोग देखे थे, जिसके तहत आपका 268D को जोड़ा गया था और उसके जो है हम लोग विशेषताओं को पढ़े थे। उसके बाद आर्टिकल आपका 266 इसी में हम लोग जोड़कर पढ़े। फिर आर्टिकल 274 भी हम लोग इसी में पढ़े थे। और हम उसके बाद जो है वो हम लोग ये जो है आपका ये वाला पार्ट जो है वित्तीय संबंध कंप्लीट हो गया था। इसी में हम लोग थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपका जीएसटी के बारे में पढ़े थे, और जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये हम लोग जाने। इसी में हम लोग जो है वो इसका संवैधानिक प्रावधान देखे थे, इसका आर्थिक प्रावधान यानी इकोनॉमी वाला पार्ट नहीं देखे थे। इसमें हम लोग आर्टिकल 264 क्लॉज ए की बात किए, आर्टिकल 269 क्लॉज ए की बात किए और आर्टिकल 279 क्लॉज ए की इसमें बात किए थे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो आपका जीएसटी परिषद का गठन होता है आर्टिकल 279 क्लॉज ए के द्वारा। तो यहाँ तक हम लोग केवल जीएसटी का संवैधानिक जो प्रावधान है उसी को हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। आर्थिक प्रावधान जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो हम लोग जब इकोनॉमिक्स का क्लास करेंगे तो वहाँ से इसको कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बाद हम लोग जो है वो आज के सेक्शन में हम लोग आज की क्लास में हम लोग वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास फाइनेंस कमीशन के बारे में। और फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में, तो हम लोग आज पढ़ते हैं। ये रहा आपका वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन।
और अगर हम लोग फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 280 में आता है। कितना में? तो आर्टिकल नंबर 280 में आता है। फिर बताया गया है कि वित्त आयोग जो है वो वित्त आयोग संघ और राज्य सरकारों के बीच राजस्व संसाधनों के आवंटन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो वित्त आयोग का गठन क्यों किया गया है? तो राज्य और जो संघ है, तो संघ और राज्य सरकारों के बीच में राजस्व संसाधनों का आवंटन करने के लिए ही वित्त आयोग का गठन किया गया है। और ये जो है वो आपका संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल 280 में किया गया है, संविधान में किया गया है। फिर बताया जाता है कि वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, और इसका जो है वो आपका अनुच्छेद 280 के तहत जो है वो प्रति 5 वर्ष या फिर उससे पहले इसको नियुक्त किया जाता है। तो हर एक 5-5 साल में जो है वो वित्त आयोग का गठन आपका देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में जो है वो आपका जो है हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग वित्त आयोग की बात करें, 1 मिनट ज़रा सा रुकिएगा। तो देखिए, वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो 2021 में ही N.K. सिंह के अध्यक्षता में वित्त आयोग का गठन किया गया था। N.K. सिंह के अध्यक्षता में कब किया गया था? तो वो जो है वो आपका ये, अच्छा रुकिए, अगर हम लोग बात करें तो अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसका नियुक्ति वर्ष है 2017। इसका नियुक्ति वर्ष है 2017, और ये काम स्टार्ट किया है N.K. सिंह के अध्यक्षता में, और ये काम स्टार्ट किया है। अवधि जो है वो 2021 से लेकर 2026 तक देखने को मिलेगी। तो अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष है N.K. सिंह। ये 2021 से लेकर 2026 तक चलेगा, 5 साल के लिए। उसके बाद 16वां वित्त आयोग होगा, जिसका गठन 2023 में हो चुका है, और इसके जो अध्यक्ष है वो आपके अरविंद पनगड़िया रहेंगे, अरविंद पनगड़िया, जो कि आपका 2026 से लेकर 2031 तक रहेंगे। तो अभी तक पूरे भारत में 15 बार वित्त आयोग का गठन हो चुका है। ठीक है ना, मतलब 15 बार वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 16वां जो वित्त आयोग का गठन है वो आपका प्रस्तावित है, वो आपका 2026 से लेकर 2031 तक रहेगा। और अभी हम लोग का 15वां वित्त आयोग चल रहा है 2021 से 2026 तक। अगर हम लोग देखें, पहला वित्त आयोग जो है वो 1951 में गठित हुआ था, और जिसका टाइम पीरियड देखें तो आपका 1952 से लेकर 1957 तक रहा था, 5 साल के लिए। और इसके अध्यक्ष जो है वो आपका KC नियोगी साहब थे। दूसरा वित्त आयोग का गठन 1956 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष के संथानम साहब थे, और इसका टाइम पीरियड 1957 से 1962 तक ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग का 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिनके अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करें तो वो हम लोग देखे थे कि जिसका अध्यक्ष जो है वो आपका N.K. सिंह है, N.K. सिंह है। ठीक है ना, ये आपका 21 से 25 तक चलेगा। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ गया है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो एक अध्यक्ष का और 4 गो सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो 4 सदस्य कौन कौन होते हैं? तो पहला है आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ होंगे ये। दूसरा, लोक सेवाओं का इसको अनुभव होना चाहिए। तीसरा जो है वो बताया गया है कि नागरिक सेवाओं का अनुभव होना चाहिए, और आपका विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। तो 4 तरह के व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं अध्यक्ष के अलावा। तो 4 व्यक्ति, पहला व्यक्ति आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होगा, दूसरा व्यक्ति आर्थिक सेवाओं का अनुभव रखेगा, तीसरा व्यक्ति जो होगा वो आपका नागरिक सेवाओं का अनुभव रखेगा, और चौथा व्यक्ति जो है वो विधि विशेषज्ञ होगा। तो इन 4 व्यक्तियों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगर हम लोग देखें तो वित्त आयोग का क्या कर्तव्य है वो देख लीजिए। तो बोला जाता है कि वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में सिफारिश करे। तो वित्त आयोग राष्ट्रपति को जो है वो सिफारिश करता है किन किन मामलों में, वो देख लीजिए। पहला है संघ और राज्यों के बीच शुद्ध करों के शुद्धि आगमों यानी कि आयात के वितरण के बारे में बताता है। यानी कि जो संघ और राज्यों के बीच में जो शुद्ध कर है, तो शुद्ध करों का जो शुद्ध आगम है, यानी कि जो भी टैक्स है, टैक्स का जो भी पैसा आ रहा है तो कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो पैसा जो आ रहा है वो कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इन सभी के वितरण के बारे में वो जो है वो राष्ट्रपति को सिफारिश देता है वित्त आयोग। तो संघ और राज्यों के बीच शुद्ध करों के शुद्धि आगमों, आगम मतलब आयात, तो आयात का वितरण कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, इसके बारे में वो सिफारिश करते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पॉइंट देख लीजिए। तो भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में ये सिफारिश करते हैं। तो भारत का जो संचित निधि है, इसमें से जो राज्यों के जो राजस्व है, तो राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में ये राष्ट्रपति को सिफारिश देते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पॉइंट देख लीजिए। तो राज्य के वित्त आयोग के द्वारा
की गई सिफारिशों के आधार पे राज्यों में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए भी सिफारिशें करते हैं ये। तो राज्य का मतलब सॉरी ये जो वित्त आयोग है, तो ये जो वित्त आयोग सिफारिश करता है कि अगर राज्य के वित्त आयोग के द्वारा सिफारिशों के आधार पर अगर राज्य का अगर वित्त आयोग अगर सिफारिश कर रहा है तो उन सिफारिशों के आधार पे राज्यों में पंचायतों के जो संसाधन है, तो राज्यों में जो भी पंचायत है सभी पंचायतों में जो भी संसाधन है तो संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन की सिफारिश करते हैं। बोला जा रहा है कि अगर राज्य में जो अगर पंचायत स्तर पर अगर किसी का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ पे और संसाधनों की आवश्यकता है, तो ऐसे में राज्यों का जो है संचित निधि इसमें जो है पैसा बढ़ाना है, ये सिफारिश करेगा वित्त आयोग। तो इससे फिर राज्यों का भी संचित निधि में पैसा बढ़ाया जाएगा। अगर ज़्यादा पैसा रहेगा तो लोग अपने विकास संबंधी कार्यों को ज़्यादा कर पाएंगे। इसके अलावा देख लीजिए, राज्य के वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ही राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक प्रावधान कर सकता है। सिंपल सी बात है, अगर राज्य का जो वित्त आयोग है अगर वो सिफारिश करेगा कि जो आपका राज्य में नगर पालिका है तो राज्य में नगर पालिका के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की जो संचित निधि है इसमें ये संवर्धन के लिए आवश्यक प्रावधान भी करने की सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति को। तो सेम जैसे पंचायत है सेम उसी तरह नगर पालिका के लिए भी इन लोग फंड एकत्रित कर सकता है। पाँचवा नंबर पॉइंट देखिए, बोला जा रहा है कि सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति के द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। तो जो आपका सुदृढ़ वित्त है यानी कि एकदम सही तरीके से वित्त के हित में राष्ट्रपति के द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में ये लोग सिफारिश कर सकते हैं। वित्त आयोग के द्वारा ये सभी सिफारिश का काम किया जाता है। अगर देखिए तो वित्त आयोग का प्रावधान देखिए या फिर वित्त आयोग का हम लोग देखिए यहाँ पे कार्य क्या क्या है वो देख लीजिए। तो पहला बताया गया कि वित्तीय कर यानी कि हस्तांतरण में राज्यों का हिस्सा, तो वित्तीय कर यानी कि टैक्स में हस्तांतरण में राज्यों का हिस्सा, योजना संबंधी हस्तांतरण यानी कि फंड का हस्तांतरण जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मनरेगा। उसके बाद वित्त आयोग का अनुदान जैसे कि राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्रीय अनुदान, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन अनुदान, ये सभी जो वित्त आयोग का अनुदान है ये सभी इसके काम हैं। इसके अलावा केंद्रीय बजट से मिला भाग फंड का, तो ये भी फंड है जैसे कि केंद्रीय बजट है तो केंद्रीय बजट से राज्यों को फंड मिलता है ना, पैसा मिलता है ना, तो वो भी इसका पार्ट हो जाता है। तो देखिए तो वित्त आयोग के प्रावधान यानी कि इसका अगर हम लोग काम देख ले, प्रोविज़न देख ले, तो ये क्या करता है, वित्तीय कर यानी कि टैक्स हस्तांतरण करता है राज्यों में, इसमें राज्यों का हिस्सा कितना है वो इसको ये डिसाइड करता है। इसके अलावा योजना संबंधी जो भी है फंडों का हस्तांतरण करता है, योजना के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही जैसे कि मनरेगा, तो मनरेगा के लिए फंड देगा वित्त आयोग के द्वारा ही। फिर वित्त आयोग जो है वो अनुदान भी देता है जैसे कि राजस्व घाटा अनुदान देता है, क्षेत्रीय अनुदान देता है, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन अनुदान देता है कि जैसा प्रदर्शन कीजिएगा वैसा आपको अनुदान भी दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बजट में कितना भाग देना है राज्यों को, ये सभी डिसाइड जो है वो आपका वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको आप खुद से ही पढ़िएगा थोड़ा बहुत करके कि वित्त आयोग का क्या क्या प्रावधान है क्या नहीं है सो, ठीक ना। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दीजिएगा आप। 1 मिनट पीछे थोड़ा सा एक वर्ड मिला अभी, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है सो। अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये रहा आपका आर्टिकल 271, इसमें आपका 2 वर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ड है आपका सेस और एक वर्ड है आपका सरचार्ज। ये वर्ड क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं 2-2 मिनट में। तो सरचार्ज इसका अर्थ होता है अभिभार और सेस इसका अर्थ होता है उपकर। इन दोनों में क्या अंतर है वो देख लीजिए। सबसे पहले उपकर यानी कि सेस के बारे में देखिए, तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही लगाया जाता है, जो सेस है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, जबकि जो अभिभार है यानी कि सरचार्ज इसके लिए विशेष उद्देश्य आवश्यक नहीं है। फिर बताया जा रहा है कि अभिभार की प्राप्तियां सामान्य राजस्व की तरह सीधे भारत की संचित निधि में चली जाती है, जबकि उपकर की राशि एक निश्चित मद से जुड़ी होती है। तो अभिभार से जो भी पैसा प्राप्त होता है वो सीधे भारत के संचित निधि में जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, सेस और सरचार्ज में दोनों में समानता यह है कि दोनों संसद की विधियों के द्वारा आरोपित
होते हैं एवं दोनों की प्राप्तियां इनमें राज्यों का हिस्सा नहीं होता है। ठीक ना, इसको भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अनुदान यानी कि ग्रांट्स क्या होते हैं वो भी देख लीजिएगा। अगर अनुदान की बात करें तो ये आपका 3 तरह का अनुदान होता है। एक आपका विधिक अनुदान यानी कि स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, एक होता है विवेकाधीन अनुदान यानी कि आपका अन्य, एक विवेकाधीन अनुदान भी है, एक आपका अन्य अनुदान भी है। तो 3 तरह के अनुदान आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा जो है वो आप वित्त आयोग के बारे में पढ़ लीजिए कि वित्त आयोग क्या है और इसके काम क्या क्या हो सकते हैं वित्त आयोग के बारे में, है ना। तो ज़्यादा नहीं, वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए काम, कि वित्त आयोग का काम क्या क्या होता है वो देख लीजिए हल्का सा। तो जैसा कि ये बताया जा रहा है कि जो आपका वित्त आयोग है यानी कि फाइनेंस कमीशन, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो वित्त आयोग के संबंध में अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 281 में उल्लेख किया गया है। तो 280 और 281 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और वित्त आयोग जो है वो एक आपका सलाहकारी निकाय है और ये एक आपका अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। ये हाफ न्यायालय भी है, डिसीजन भी देता है, और एक तरह से ये आपका सलाहकारी निकाय है। वहीं अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद 280 क्लॉज 1 बोलता है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। ये आपका आर्टिकल 280 क्लॉज 1 बोलता है। वहीं आर्टिकल 280 क्लॉज 2 के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएँ जो है वो निर्धारित करे। ये आपका आर्टिकल 280 क्लॉज 2 बोलता है। इसके अलावा देखिए तो बताया जाता है कि संसद के द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएँ निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1951 पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग जो है वो अर्हताएँ दिखते हैं। वो अर्हता आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वित्त आयोग के लिए अर्हताएँ जो है वो संसद निर्धारित करता है आर्टिकल 280 क्लॉज 2 के तहत। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो अर्हताएँ क्या है और निहर्ताएँ क्या है वो आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा देख लीजिए वित्त आयोग के कार्य थोड़ा सा देख लीजिए। तो वित्त आयोग के कार्य में बताया जा रहा है कि ये भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि संघ और राज्यों के बीच में जो करों की शुद्ध प्राप्तियां को कैसे वितरित किया जाए और राज्यों के बीच बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे किया जाए। तो संघ और राज्यों के बीच में जो आपका करों की जो शुद्ध प्राप्तियां हैं इसको कैसे वितरित या कैसे बांटा जाए, और जो राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे किया जाए, ये डिसाइड करता है वित्त आयोग, सिफारिश करता है राष्ट्रपति को। इसके अलावा अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या फिर सहायता कितना देना चाहिए वो सभी यही सब डिसाइड करते हैं। इसके अलावा देख लीजिए तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो की गई सिफारिशें हैं इन्हीं के आधार पे ही पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश ये करते हैं। तो इसी के सिफारिश के आधार पे ही जो आपका पंचायत है जो नगर पालिका है, तो ये पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य का जो संचित निधि है उसमें संवर्धन यानी कि उसमें वृद्धि करना है, उसमें फंड बढ़ाना है, इसके लिए भी ये लोग क्या करते हैं, सिफारिशें करते हैं। इसके अलावा देख लीजिए राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त कोई भी विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो, ये इन लोग सुझाव देते हैं। ठीक ना, कि आप जो है ऐसा कुछ अन्य कोई ऐसा कोई निर्देश दीजिए जो कि वित्त के संबंध में एकदम सुदृढ़ हो, बेहतर हो। इसके अलावा देख लीजिए इसकी शक्तियाँ, इसका कार्य देख लिए हम लोग। तो अब हम लोग वित्त आयोग की शक्तियाँ देखते हैं, जिसमें बताया जा रहा है आपका कि आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है, और जिसे वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता भी है। वहीं देखें तो बताया जाता है कि प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाना होता है, यानी कि जो भी सिफारिश देता है उसके लिए स्पष्ट में उसके बारे में बात भी बोलता है, ताकि सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जो जानकारी है वो हो सके। आप एक पॉइंट याद रखिए कि जो आपका वित्त आयोग वाला टॉपिक है ये हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ेंगे, तो इसको जो है वो वहाँ से भी कनेक्ट कीजिएगा। तो दोनों जगह हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा देख लीजिए वित्त आयोग के और भी काम क्या क्या है। तो वित्त आयोग के द्वारा की गई जो सिफारिशें होती है वो सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। इसे मानना या ना मानना सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आइए आगे देखिए, बताया जा रहा है कि आयोग जो है वो अपनी प्रक्रियाओं को अवधारित करेगा और अपने कृतियों के अनुपालन में वे समस्त शक्तियां आयोग को प्राप्त होती है जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता
1908 के अधीन वाद पर विचार करते समय सिविल न्यायालय के द्वारा मामले में प्राप्त है। तो इतना ज़रूरी नहीं है ये वाला। आगे देख लीजिए, इसमें और कुछ कुछ बात बोला गया है। तो हम लोग बात करें तो अभी तक टोटल यहाँ पे 15 गो वित्त आयोग हो चुका है और 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है, जिसका जो स्थापना वर्ष था 2017 और इसका जो कार्य अवधि है वो आपका 2021 से लेकर 2026 तक है। और इसके अध्यक्ष जो है वो आपका NK सिंह है। और 26वां जो वित्त आयोग है वो आपका 2027 से लेकर 2031 तक काम करेगी, ठीक है। नहीं, मतलब 2026 से लेकर 2031 तक वो काम करेगी। अगर हम लोग 14वां वित्त आयोग के बारे में देखें तो 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष आपके डॉक्टर YV रेड्डी साहब थे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 15वां वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो आपका कौन है, तो हम लोग देखे थे संविधान के अनुच्छेद 280 क्लॉज 1 के तहत जो है वो आपका 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष है NK सिंह। और आयोग के अन्य सदस्यों में देखें तो आपका डॉक्टर अजय नारायण झा, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर रमेश सिंह और श्री अरविंद मेहता शामिल थे। और 15वें वित्त आयोग का प्रारंभिक कार्यकाल जो है वो वर्ष की अवधि यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक था, जिसको कि वर्तमान में 1 साल और यानी कि 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो आपका वित्त आयोग के बारे में सारा कहानी यहाँ तक देखने को मिलता है और यही जो है वो आपका वित्त आयोग के बारे में है। इसके बाद देख लीजिए, केंद्र और राज्यों के मध्य में बहुत सारा विवाद उत्पन्न होता है। इन विवादों के बारे में सर केवल यहाँ पे कीवर्ड लिख दिए हैं, इसके बारे में डिटेल से नहीं बतलाए हैं क्योंकि ये आपको खुद ही जानना चाहिए। तो बोला गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य में जो विवादित मुद्दे हैं या फिर क्या क्या समस्याएं हैं वो देखिए। पहला समस्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति और उसको हटाने का तरीका, ये समस्या है। राज्यपाल का भेदभावपूर्ण एवं दलगत राजनीति से प्रेरित व्यवहार। थर्ड नंबर देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। इसके अलावा राज्यों के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना, यह आर्टिकल 200 में बात कहा गया है। वहीं राज्यों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति करना। छठा नंबर पॉइंट देखिए, वित्तीय संसाधनों का भेदभावपूर्ण वितरण करना। और अगर हम लोग 7वां नंबर देखें तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन करना। 8वां पॉइंट है कि राज्य सूची के विषय पर संसद का अतिक्रमण है। इसके अलावा 9वां नंबर पॉइंट कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करना। और 10 नंबर पॉइंट कि CM के विरुद्ध जांच आयोग का गठन करना। तो ये सभी 9 से 10 मामले हैं जिन मामलों के कारण केंद्र और राज्य में हमेशा जो है वो टकराव बना रहता है, हमेशा संघर्ष देखने को मिलता है केंद्र और राज्यों के बीच में। तो इन सभी प्रॉब्लम से भी आपको जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में प्रॉब्लम्स होता है, जिससे भी हमेशा निपटने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो केंद्र और राज्यों के मध्य में जो भी आपका विवादित मुद्दे हैं वो ये सभी देखने को मिलते हैं। ये टोटल 9-10 ठो विवादित मुद्दे हैं। इसके बाद देखिए, तो बोला जाता है कि केंद्र और राज्य संबंधों में जो भी विवाद उत्पन्न होता है तो इसको समाधान करने के लिए कई सारे आयोग का गठन किया गया है, ठीक ना। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विवाद उत्पन्न हो रहा है, इस विवादों को सॉल्व करने के लिए, इसके समाधान के लिए कई सारी जो है वो आपका आयोग का गठन किया गया है। जिसमें से अगर हम लोग देखें तो पहला आयोग है प्रशासनिक सुधार आयोग। क्या है? प्रशासनिक सुधार आयोग है, जो कि 1966 में आया था। प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन है वो 1966 में हुआ था, जबकि ये जो आयोग है वो अपना रिपोर्ट 1969 ईस्वी में दिया था। 66 में बना और रिपोर्ट 1969 में दिया। बाद में बताया जा रहा है कि शुरुआत में इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके मोरारजी देसाई साहब थे, लेकिन बाद में इसके अध्यक्ष जो है वो के हनुमंतैया हो जाते हैं। तो प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके स्टार्टिंग में अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे और बाद में इसके अध्यक्ष के हनुमंतैया हो जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो प्रशासनिक सुधार आयोग का अगर हम लोग मुख्य सिफारिशों की बात करें तो इसके सिफारिशें क्या क्या हैं, तो बोला जा रहा है कि आपका सबसे पहले अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए। और इसी के आधार पर ही 1990 में आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी किया गया था। ये और सिफारिश दिया था जैसे कि निष्पक्ष और लोक सेवा में अनुभवी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। तो जो भी निष्पक्ष होता है और जो भी लोक सेवा में अनुभव जिसको होता है, वैसे व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियुक्ति किया जाना चाहिए। तीसरा नंबर पॉइंट बोला गया
कि राज्यों को और अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाने चाहिए। तो अगर राज्यों को और अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाएंगे तो इससे क्या होगा कि राज्य जो है वो अपने जो है वो अपने अपने क्षेत्र में और भी ज़्यादा विकास कर पाएंगे। ठीक है, तो इनके जो है संचित निधि में संवर्धन किया जाना चाहिए। इसके अलावा चौथा नंबर पॉइंट बोला गया है कि राज्यों को और अधिक विधायी शक्तियाँ भी दी जानी चाहिए। तो राज्यों को विधायी शक्तियाँ भी बढ़ाना चाहिए, राज्यों का वित्तीय संसाधन भी बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा देख लीजिए 5वां नंबर है कि राज्यों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति का अधिकार संघ के पास बने रहना चाहिए। यानी कि जो भी सेंट्रल फोर्सेस है, जो आपका केंद्रीय बल है, इसको नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल संघ के पास ही होना चाहिए। ये बात बोलता है प्रथम जो है वो प्रथम नहीं, मतलब कि ये जो है प्रशासनिक सुधार आयोग बोलता है, जो कि 1966 में बना था, रिपोर्ट दिया था 1969 में। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। इसमें समझना कुछ है नहीं, इसको रटना ही है, तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो पहला था आपका प्रशासनिक सुधार आयोग। दूसरा देखिएगा, तो दूसरा आयोग जो है वो आपका है सरकारी आयोग। तो दूसरा है आपका सरकारी आयोग। सरकारी आयोग के बारे में देखिएगा तो ये आपका 1983 में गठित हुआ था ये, और इसका जो है रिपोर्ट वो जो है आपका 1987 में दिया था। तो 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ था और ये अपना रिपोर्ट 1987 में सौंपा था 4 साल के बाद। सरकारिया आयोग के अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करें तो ये है रंजीत सिंह सरकारिया। तो रंजीत सिंह सरकारिया के नाम पे ही सरकारिया आयोग बना था। तो सरकारिया आयोग का अध्यक्ष रंजीत सिंह सरकारिया है, जो कि 83 में बना और 1987 में रिपोर्ट दिया। अगर हम लोग सरकारिया आयोग की सिफारिशों की बात करें तो पहला बात कि ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का बात करता है, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का बात ये भी करता है, और आपका वो भी करता है प्रशासनिक सुधार आयोग भी। दूसरा नंबर बात बोलता है कि केंद्र राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधान में कोई भी संशोधन ना तो उचित है और ना ही आवश्यक है, और देश की एकता और अखंडता के लिए मजबूत केंद्र अनिवार्य है। तो बोला जा रहा है, सरकारी आयोग बोलता है कि केंद्र राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधान में कोई भी संशोधन ना तो उचित है ना ही आवश्यक है। तो बोला जा रहा है कि केंद्र राज्य के संबंध के बीच में जो भी प्रावधान किए गए हैं संवैधानिक प्रावधान, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, ना ही कुछ चीज़ ऐड करना है, ना ही कुछ चीज़ हटाना है। और ये बोला है कि अगर देश की एकता को और अखंडता को सुनिश्चित रखना है तो आपको राष्ट्र को, यानी कि देश जो है केंद्र है, इसको मजबूत केंद्र होना अनिवार्य है, ये बात बोलता है। इसके बाद देखिए इसका सिफारिश नंबर 3। तो इसमें बोला है कि अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है वो अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो तुरंत आपका राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। हम लोग बात करते हैं आपातकाल की, तो ये 3 तरह का है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपातकाल। तो ये नहीं कि जब कुछ भी हो रहा, हल्का सा प्रॉब्लम हो रहा है, राज्य आपका बात नहीं सुन रहा है, राज्य का तंत्र हल्का से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो तुरंत राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एकदम अंतिम विकल्प हो, कोई भी विकल्प ना बचे तो ही आप राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाइए। ये सरकारी आयोग का सिफारिश था। इसके अलावा बोला गया था कि राज्यपाल को 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और बीच में इसका स्थानांतरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं आए दिन राज्यपालों को 5 साल के लिए तो नियुक्त किया जाता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो इसको 2 महीना में, 2 साल में, 4 साल में, फिर आपका 1 साल में इसका जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5वां नंबर पॉइंट बोला था कि केंद्र तथा राज्यों के बीच में जो आपका निगम कर है, तो निगम कर के उचित बंटवारे के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो निगम कर है, तो निगम कर का क्या होना चाहिए, उचित बंटवारा होना चाहिए। तो निगम कर का उचित बंटवारा होना चाहिए और इसके संबंध में संविधान में क्या होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। तो केंद्र और राज्यों के बीच में निगम कर के उचित बंटवारा होना चाहिए और जिसके लिए संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। फिर 6वां नंबर पॉइंट देख लीजिए, ये बोला है कि समवर्ती सूची में अंतर्विष्ट विषयों के संबंध में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच में विचार विमर्श करना चाहिए। हम लोग बात करते हैं कि एक है आपका संघ सूची, जिसमें कानून बनाने का अधिकार संघ को है, संसद को है। फिर है आपका राज्य सूची, जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे वो विधानसभा हो। इसके अलावा एक है आपका समवर्ती सूची, जिसमें कानून बनाने का दोनों को है अधिकार। इसके अलावा एक है आपका अवशिष्ट शक्तियाँ, जो कि राष्ट्रपति के पास सौंपी गई है।
तो इसमें बोला गया है कि जो आपका समवर्ती सूची है इसमें जो भी विषय अंतर्विष्ट है, यानी कि जो जो विषय को शामिल किया गया है, इसमें फिर से केंद्र और राज्य सरकार को दोनों को आपस में फिर से बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए। ये सब जो है वो आपका 5-6 गो जो पॉइंट है वो आपका सरकारिया आयोग का सिफारिश था। तो देखिए आप सभी पॉइंट को याद नहीं रख सकते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जो है वो आप क्लिक भी नहीं कर पाइएगा। तो जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका 3-4 गो कीवर्ड याद कर लीजिए और वही को उसी से आप लैंग्वेज फॉर्म में इसको लिखिएगा। फिर आपका सरकारी आयोग, इसका भी 3-4 गो कीवर्ड याद कर लीजिए और उसी से आप एग्जाम में लिखिएगा। इसका एक और है, 7वां नंबर है, 8वां नंबर है, 9वां नंबर है, बहुत सारा है। देखिए अगर सिफारिश के ऊपर पढ़िएगा तो एक एक जो है आयोग का सिफारिश 4-4 5-5 पेज का है, उतना आप पढ़ भी नहीं पाइएगा और पढ़ लीजिएगा तो संभाल भी नहीं पाइएगा, याद भी नहीं रख पाइएगा। तो 2-2 4-4 याद रखिए, काफ़ी है। 7वां नंबर पॉइंट देखिए सरकारी आयोग का, तो बोला जा रहा है कि राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने, देखो राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने में केंद्र सरकार को पूरा अधिकार होना चाहिए तथा केंद्र राज्य की इच्छा के विरुद्ध भी केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है। यानी कि जो आपका सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है, इसको तैनात करने का, इसको नियुक्ति करने का, ट्रांसफ़र करने का ये अधिकार केवल और केवल सेंटर के पास होना चाहिए, स्टेट के पास नहीं होना चाहिए। और सेंटर जब चाहे तब किसी भी राज्य में अगर राज्य नहीं भी माने फिर भी वहाँ पे जो है वो केंद्रीय बलों की नियुक्ति कर सके, ऐसा उनके पास अधिकार होना चाहिए। फिर जो है वो आपका 8वां नंबर पॉइंट देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है। तो 8वें नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। तो अगर आप किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं तो ऐसे में आपको उस संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से जो है वो सलाह मशवरा यानी कि परामर्श वगैरह लेना चाहिए और ये जो प्रावधान है वो उसको संविधान में जोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इस राज्य में मुख्यमंत्री को बिना पूछे ही वहाँ पे राज्यपाल नियुक्त कर दिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट है 9वां नंबर, और इसमें बोला गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो जो आपका भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक है इनके लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिए, केवल अल्पसंख्यक की बात नहीं की जा रही है, भाषाई रूप से अल्पसंख्यक की बात की जा रही है। फिर देख लीजिए 3rd नंबर पॉइंट है आपका राजमन्नार समिति। पहला देखे थे हम लोग प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा देखिए हम लोग सरकारी आयोग और तीसरा है आपका राजमन्नार समिति। अगर हम लोग देखें तो राजमन्नार समिति जो है इसका गठन 1970 में किया गया था और ये अपना रिपोर्ट 1970 में ही दिया था। इसके अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करें तो वह है आपका पी.भी. राजमन्नार। तो पी.भी. राजमन्नार साहब इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर हम लोग राजमन्नार समिति की मुख्य सिफारिशों की बात करें तो वह है कि राजमन्नार समिति की सिफारिशें केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक, विधायी तथा वित्तीय संबंधों से संबंधित थी, जिसमें राज्यों की स्वायत्तता को प्रमुखता दी गई थी। तो राजमन्नार जो समिति की जो सिफारिशें हैं वो केंद्र तथा राज्यों के मध्य में प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध, इससे ये रिलेटेड था। और इसमें जो है वो राज्यों की स्वायत्तता यानी कि राज्य को भी ऑटोनॉमी जो है पावर देना चाहिए, इसके ऊपर ये ज़्यादा विशेष ध्यान देता है राजमन्नार समिति। सिंपल सी बात है, तो राज्यों की स्वायत्तता को प्रमुखता इसमें दी गई थी। 2nd नंबर पॉइंट देखिए, जो आपका अवशिष्ट विषय है उसको या तो समाप्त कर दिया जाए या फिर उसको जो है वो राज्यों को ही सौंप दिया जाना चाहिए। तो जो हम लोग बोलते हैं ना कि अवशिष्ट शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है, तो ऐसा नहीं, या तो अवशिष्ट शक्तियों को समाप्त कर दिया जाए या फिर उसको राज्यों को ही सौंप दिया जाए, ऐसा है, ये बोला गया था। 3rd नंबर पॉइंट कि एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तो देखिए आप जिसको भी पढ़िएगा, चाहे आप प्रशासनिक सुधार आयोग पढ़िए, राजमन्नार समिति पढ़िए, सरकारी आयोग पढ़िए, तो सभी एक कॉमन बात मिल रहा है कि सब बोल रहे हैं कि एक आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कीजिए, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कीजिए। और इसी के आधार पे ही 1990 में एक आपका जो है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर ही दिया गया था। फिर यहाँ बोला जा रहा है 4था नंबर कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए। अरे बाप रे बाप, जो आपका अखिल भारतीय सेवा है ना, 3 ठो, IAS है, IPS है और आपका IFOS है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज।
जिसको 1966 में ऐड किया गया था अखिल भारतीय सेवा में। तो ये बोला कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दो, गलत बोला ना, राजमन्ना समिति जो है वो ये बात गलत बोला। फिर देखिए, इसके अतिरिक्त इसकी सिफारिशों में न्यायपालिका, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इन सभी के बीच में संबंधों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो न्यायपालिका, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इनके बीच के भी संबंधों को शामिल किया जाना चाहिए, इसके सिफारिश ये भी था। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आपका राजमन्ना समिति आपका कंप्लीट हो गया है। तो 3 गो समिति कंप्लीट हुआ, प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर आपका सरकारिया आयोग और आपका राजमन्ना समिति, ये तीनों कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट जो है वो आपका चौथा नंबर है और वो है आपका पुंछी आयोग। तो चौथा है आपका पुंछी आयोग। और पुंछी आयोग के बात की जाए तो इसका गठन जो है वो आपका 2007 में हुआ था और ये जो है वो अपना रिपोर्ट 2010 में दिया था। तो पुंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ था और इसका जो रिपोर्ट है वो 2010 में मिला था। पुंछी आयोग के बारे में बात की जाए तो इसके अध्यक्ष जो है वो आपके मदन मोहन पुंछी साहब हैं। तो मदन मोहन पुंछी ये पुंछी आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा देखिए, तो पुंछी आयोग का अगर हम लोग सिफारिश की बात करें तो ये सिफारिश बहुत ज़्यादा था, एक दो गो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा था। इसके सिफारिशों की बात कीजिए, लगभग 310 गो सिफारिश, मतलब 300 से भी ज़्यादा सिफारिश ये दिया था पुंछी आयोग। तो इसको भी हम लोग पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, जो है इम्पोर्टेंट इसी को ही हम लोग देखेंगे, 2-4 ठो याद कर लेंगे। तो पुंछी आयोग का भी सिफारिश लगभग 300 से भी ज़्यादा था। पहला सिफारिश कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करना चाहिए, और ये जो आपका राष्ट्रीय एकता परिषद है, इसने आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों के लिए एक संरचना का निर्माण की सिफारिश किया और कहा कि इसे राष्ट्रीय एकता परिषद के रूप में जाना चाहिए, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कदम उठाया। तो जो पुंछी आयोग है वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा के संबंध में एक परिषद का गठन करने के लिए बोला और बोला कि राष्ट्रीय एकता परिषद का आप गठन कीजिए, और ये जो राष्ट्रीय एकता परिषद है ये आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करेगा। तो ये राष्ट्र के हित में बोल रहा है, एक बढ़िया बात। दूसरा बात बोला गया कि जो आपका अनुच्छेद 355 है और अनुच्छेद जो आपका 356 है, इसमें आप संशोधन कीजिए। मतलब कि ये जो पुंछी आयोग है ये बोलता है कि अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 में संशोधन का ये सुझाव दिया, और इसके तहत केंद्र की शक्तियों के दुरुपयोग की रोकथाम करके राज्य के हितों की सुरक्षा करना चाहिए। तो पुंछी आयोग बोला कि आप आर्टिकल 355 में और आर्टिकल नंबर 356 में सुधार कीजिए, और साथ ही साथ केंद्र की शक्तियों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके ऊपर आप रोकथाम लगाइए और राज्य के हितों की सुरक्षा कीजिए। इसके अलावा इसमें थर्ड नंबर बात बोला गया कि राज्यपालों की नियुक्ति और निष्कासन के बारे में यह बात बोला, और बोला कि राज्यपाल को अपनी नियुक्ति से कम 2 साल पहले सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति भी राज्यपाल बनेगा वो 2 साल पहले पॉलिटिक्स से एकदम दूर रहेगा। फिर बोला गया कि राज्यपालों की नियुक्ति करने में राज्य के मुख्यमंत्री का भी परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छा बात बोला। फिर बोला कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो आप बार बार ये राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक समिति का गठन कीजिए, और इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित राज्य के जो है वो आपके कौन होंगे, मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। तो इसमें संबंधित राज्य के सीएम भी होने चाहिए, और इसी समिति के सिफारिश पे ही राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। क्या बोला पुंछी आयोग, बहुत बढ़िया बात बोला कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगा तो राज्यपालों की नियुक्ति करने में जो राज्य है, देखो, राज्यपालों की नियुक्ति करने में राज्य के मुख्यमंत्री का आपको परामर्श भी लेना चाहिए। साथ ही साथ राज्यपालों को नियुक्ति और निष्कासन से संबंधित एक प्रावधान किया गया कि राज्यपाल को अपनी नियुक्ति से कम 2 साल पहले सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहिए, और राज्यपालों की नियुक्ति करने के लिए एक समिति गठन किया जाना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होने चाहिए, और इसी समिति के सिफारिश के आधार पर ही राज्यपालों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये बात बोला इसमें। साथ ही साथ एक और बात बोला, चौथा नंबर बात और चौथा नंबर पॉइंट बोला कि मुख्यमंत्रियों को
कैसे नियुक्त किया जाना चाहिए। तो वो बोला कि मुख्यमंत्री के नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए, जिससे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ जो है वो सीमित हों। तो बोला गया कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री डायरेक्ट चुनते नहीं हैं, हम लोग जो है वो हम लोग एक जो है वो सांसद को चुनते हैं, और जिस पार्टी का बहुमत होता है उस पार्टी जो है वो अपना सरकार बनाती है, और उसमें से एक अपना प्रतिनिधि यानी कि लीडर चुनती है, और उसको जो है नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री, वो जो है वो राष्ट्रपति जी। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे भी होती है। हम लोग विधायक चुनते हैं, और जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा सीट आता है वो पार्टी का अपना प्रतिनिधि चुनती है, और अपना प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करती है, और उसको फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में चुनते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जो है, इसके नियुक्ति संबंधी जो है वो स्पष्ट दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन बनाया जाना चाहिए, ताकि जो है वो राज्यपाल का जो विवेकाधीन शक्ति है वो थोड़ा सा सीमित रहे। इसके अलावा बोला गया कि चुनाव पूर्व गठबंधन को एकल राजनीतिक दल माना जाना चाहिए। तो जो भी गठबंधन किया जाएगा, यानी कि दो पार्टियां आपस में मिलकर गठबंधन कर ली है, तो वैसे में उसको एकल राजनीतिक दल माना जाना चाहिए, उसको एक ही पार्टी माना जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर दो को पार्टी आपस में मिलकर गठबंधन कर लिया है तो उसको दो अलग अलग पार्टी ना मानकर उसको एकल राजनीतिक दल माना जाना चाहिए, एक ही पार्टी उसको माना जाना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और है, इसमें बोला गया है कि 5वां नंबर पॉइंट, कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया राज्यपाल को भी हटाने के लिए करना चाहिए। यानी कि राज्यपाल को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 में जो आपका इम्पीचमेंट का प्रावधान किया गया है, सेम यही प्रोसेस जो है वो आप राज्यपाल को भी हटाने के लिए कीजिएगा। समझ गए। तो ये सभी जो बात है वो सभी पुंछी आयोग के द्वारा किया गया है। पुंछी आयोग जो है वो आपका 310 लगभग सिफारिशें दिया था, इतना सारा, समझे ना। अब आगे देख लीजिए, थोड़ा सा बात इसमें और बचा हुआ है, और बोला जा रहा है कि आयोग ने यानी कि पुंछी आयोग ने 2010 में जब अपना रिपोर्ट दिया, तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2010 में सरकार को सौंपी, और इस रिपोर्ट को अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति ने अप्रैल 2017 से लेकर नवंबर 2017 और मई 2018 में आयोजित अपनी बैठकों में पुंछी आयोग के रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया था। ओनली विचार विमर्श किया था, बट इसे लागू नहीं किया गया। तो समझे। तो ये पुंछी आयोग जो है वो अपना 2010 में अपना रिपोर्ट सरकार के सामने रखा, सरकार को सौंप दिया, और इस रिपोर्ट को जो अंतर्राज्यीय परिषद है यानी कि जो आपका इंटर स्टेट जो काउंसिल है, जिसका गठन 1990 में ही कर दिया गया था, तो अंतर्राज्यीय परिषद के अस्थायी समिति ने अप्रैल 2017 में, फिर नवंबर 2017 में, फिर मई 2018 में जो बैठक आयोजित हुआ था, उस बैठक में पुंछी आयोग के रिपोर्ट पे विचार विमर्श किया, फिर इसको लागू नहीं किया, केवल विचार विमर्श किया, फिर इसको जो है वो लागू नहीं किया। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका पुंछी आयोग भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग देखें तो केंद्र और राज्यों के बीच में बहुत सारा विवाद था, उस विवाद को आप अपने स्तर पे 2-3 बार पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है ना। तो उन्हीं विवादों को सॉल्व करने के लिए कई सारे आयोग के गठन जो है वो आयोग का गठन किया गया था। जैसे कि आपका प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, जैसे कि आपका सरकारी आयोग का गठन किया गया, जैसे आपका राजमन्नार समिति का गठन किया गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपका पुंछी आयोग का गठन किया गया। तो ये 4 ठो मेन आयोग है जिसका जो है वो गठन किया गया था। ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हल्का सा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है सो। तो क्या बोला है कि देखिए यहाँ पे केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित विभिन्न आयोग। तो आपका है, पहला है प्रशासनिक सुधार आयोग। इसमें भी दो जो है बात कहा गया था, जो जो दिखा गया। एक और आपका आयोग है, एक और आपका समिति था जिसको हम लोग बोलते हैं शीतल वाड़ समिति। इसको हम लोग नहीं पढ़े थे, इसको भी देख लेते हैं। तो शीतल वाड़ समिति, इसका गठन 1966 में किया गया था, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की जो है वो सिफारिश किया था। ये आपका शीतलवाड़ समिति। फिर आपका राजमन्नार समिति, ये हम लोग देखे ही थे, और इस समिति को तमिलनाडु सरकार ने 12 सितंबर 1969 को डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में किया था।
और ये समिति भी जो है वो अलग अलग आयोग मतलब अलग अलग जो सुझाव दिया था। इसके अलावा हम लोग सरकारी आयोग पढ़ ही लिए थे। सरकारी आयोग के अलावा हम लोग पुंछी आयोग के बारे में भी पढ़े। उसके बाद जो है वो आपका ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। तो एक समिति यहाँ पे हम लोग का छूट गया था, जो कि आपका है शीतलवाड़ समिति। ठीक है ना। तो शीतलवाड़ समिति जो है वो आपका छूट गया था, तो हम लोग इसको भी हम लोग देख लिए हैं। तो शीतलवाड़ समिति 1966 में इसका गठन हुआ था, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में संविधान में संशोधन किए बिना ही राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश किया है। ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा, तो यहाँ पे जो है वो आपका केंद्र राज्य संबंध वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। तो केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध जिसको कार्यपालिका संबंध भी कहा जा रहा है, इसके अलावा जो वित्तीय संबंध है यहाँ पे जाकर आपका कंप्लीट हो गया है। इसी में हम लोग अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में पढ़े, इसी में हम लोग जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़े, इसी में हम लोग जो है वित्त आयोग के बारे में पढ़े। उसके बाद केंद्र राज्य के बीच में जो विवाद के कारण क्या क्या है वो हम लोग देखे, उसका कीवर्ड जाने, उसको डिटेल से नहीं पढ़े। उसके बाद केंद्र राज्य का जो संबंध है, इसमें जो भी विवाद उत्पन्न हो रहा है इसको निपटाने के लिए कई सारे आयोग का गठन किया गया था, जिसमें से हम लोग 5 आयोग के बारे में पढ़े। जैसे आपका प्रशासनिक सुधार आयोग पहला, दूसरा है सरकारी आयोग, तीसरा है राजमन्नार समिति, चौथा है शीतलवाड़ समिति, और पांचवा है पुंछी आयोग। तो ये हम लोग 5 को पढ़े हैं, इन सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो है वो आपका केंद्र राज्य संबंध वाला जो टॉपिक है ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो स्टार्टिंग के 2 वीडियो में हम लोग संघवाद वाले टॉपिक को पढ़े। इसके बाद 3 जो वीडियो है इसमें हम लोग केंद्र राज्य संबंध इसके बारे में पढ़े। तो 5 लेक्चर में आपका जो है वो एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपका संघवाद और केंद्र राज्य संबंध दोनों को मिलाकर हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। तो ये आपका जो सिलेबस का जो टॉपिक नंबर 7 है वो यहाँ पे जाकर कंप्लीट हो जाता है, टॉपिक नंबर 7। ठीक है। तो टॉपिक नंबर 7 में हम लोग संघवाद यानी कि फेडरलिज्म और सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग मिलाकर पढ़े हैं। ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो इसकी आगे की जो चर्चा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि हम लोग जो है वो इसके आगे की अब बात करेंगे। अगर हम लोग देखें तो इंडियन पॉलिटी में जो है आपका ये देखिए, ये 7 नंबर जो टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल लिखा हुआ है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, जिसमें आपका प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये आपका जो है टॉपिक नंबर 7, ये सिलेबस का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो 5 लेक्चर में ये आपका टॉपिक नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपका सबसे पहला नंबर जो टॉपिक है, यानी कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना, इसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, और समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, इसके बारे में तथा इसका दर्शन यानी कि फिलॉसफी, इसका हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं क्लास नंबर 6 में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।